हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इंस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, उसी के बारे में हम थोड़ा सा फिर से रिकॉल करते हैं, देन हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इंस्पिरेशन होता क्या है? इंस्पिरेशन वो होता है जब हमारे डायफ्राम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहले इंस्पिरेशन में या फिर हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम है उसमें हमारी दो मसल्स काम करती है। पहली मसल से हमारी डायफ्राम और दूसरी मसल से हमारी इंटरकोस्टल मसल्स। जो हमारी डायफ्राम है वो हमारे लंग्स के नीचे होता है। जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो हमारे रिब्स के पास प्रेजेंट होती है। तो हमने क्या पढ़ा था इंस्पिरेशन में? इंस्पिरेशन कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर। जब डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है? अपने आप थोरैसिक चैम्बर जो होता है वो अपने आप इंक्रीज हो जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। देन जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स है वो क्या होती है? लिफ्ट अप हो जाती है, यानी कि बाहर की तरफ में आ जाती है। और स्टर्नम भी उसी के साथ क्या होता है? बाहर की तरफ में आता है, यानी कि अपनी जगह से थोड़ा ऊंचा उठ जाता है। तो इसी कारण क्या होता है? इसके कारण हमारा जो थोरैसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेस मिलके क्या करते हैं? ये सारे मिलके क्या करते हैं? थोरैसिक वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? हमारी जो लंग्स है उसमें जो हमारा प्रेशर है किसका? एयर का, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रेशर जो होता है डिक्रीज हो जाता है किसके मुकाबले? हमारे एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर के मुकाबले। इसके कारण क्या होता है? हम जो सांस है वो यानी कि जो बाहर की हवा है वो आसानी से हमारी बॉडी के अंदर घुस जाएगी। फ्रेंड्स, जो हमारा ये प्रोसेस है किसका? जो हमारा एयर का ये रूल होता है क्या कि जहाँ पर भी प्रेशर कम हो जाए वहाँ पर एयर अपने आप फिल होने पहुँच जाती है। यही एयर का रूल है। एयर जो होती है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। तो जब हमारे बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और हमारे अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो हमारे लंग्स का प्रेशर है जब वो कम हो जाता है तो एयर क्या होती है? अपने आप अंदर हमारे पहुंच जाती है, ताकि जो लो एरिया भी काउज हो गया है उसे वो ख़त्म कर सके। तो इस प्रोसेस से क्या होता है? हमारा इंस्पिरेशन वर्क करता है। सेकेंड हम देखते हैं, पहले हम इमेज से देखते हैं क्या होता है हमारे इंस्पिरेशन में। ये हमारे लंग्स है, लंग्स का एक पार्ट है, देखते हैं। ये लंग्स, ये नीचे डायफ्राम है, ये हमारे यहाँ पर स्टर्नम और रिब्स है, यहाँ पर ही इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होगी। ये हमारा पीछे का वर्टिब्रल कॉलम है। अब क्या होता है? कौन कौन से प्रोसेस होते हैं हमारे इंस्पिरेशन में? मेनली क्या प्रोसेस होता है? जो हमारा डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी अपनी जगह से आगे की ओर में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये। और क्या होता है? जो हमारे रिब्स और स्टर्नम होती है और इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है? आगे के हिसाब से लिफ्ट अप हो जाती है, यानी कि जब हम सांस लेते हो क्या होता है? अपने आप हमारे जो चेस्ट वाला एरिया वो फूल जाता है, बढ़ जाता है, आगे की ओर उठ जाता है। तो वो ये क्या होता है? रिब्स और स्टर्नम जो होती है रेज्ड हो जाती है, और रेज्ड होने के कारण क्या होता है? जो हमारे लंग्स है उसमें वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है और उसका जो प्रेशर है अंदर का वो कम हो जाता है, और अपने आप क्या होती है? जो बाहर की जो एयर है वो अपने आप अंदर ड्रॉन हो जाती है। तो एयर जो होती है एंटर कर जाती है कहाँ? लंग्स में। ये कब होता है? जब हमारे वॉल्यूम थॉरेक्स का इंक्रीज हो जाता है, यानी इस वाले एरिया का जब हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तभी ये प्रोसेस वर्क करेगा। अब हम देखते हैं एक्सपीरेशन। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल रिटर्न टू द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरैसिक वॉल्यूम एंड पल्मोनरी वॉल्यूम। जब रिलैक्सेशन का मतलब क्या है? जो हमने सांस ली अभी इंस्पिरेशन किया उसके बाद हम क्या होगी? रिलैक्स करेंगे। तो रिलैक्सेशन में क्या होता है? जो हमारी डायफ्राम जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पहले और इंटरकोस्टल मसल जो कि पहले लिफ्ट अप हो गई थी, अब क्या हो जाएगी? वो डाउन आ जाएगी। लिफ्ट इंटरकोस्टल मसल से वो नीचे आ जाएगी, और जो हमारा डायफ्राम है जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अपने असली पोजीशन पे वापस पहुंच जाएगा। तो इन सब होने के कारण क्या होता है? जब वो नॉर्मल पोजीशन पहुंच जाएगी तो हमारे जो थोरैसिक वॉल्यूम था जो इंक्रीज हो गया था वो अपने आप अपने वापस पोजीशन पे आ जाएगा। इसके कारण क्या होगा? जो हमारे लंग्स में जो पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पहले क्या हो गया था? डिक्रीज हो गया था, अब वो क्या हो जाएगा? वहाँ का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो अंदर की जो एयर है वो अपने आप बाहर हो जाएगी। ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है?
एक्सपीरेशन। देखते हैं इमेज से। ये हमारे लंग्स है, लंग्स का है। इसमें देखिए अब जो स्टर्नम जो पहले लिफ्ट अप हो गए थे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए हैं, और जो हमारा ये डायफ्राम है नीचे वाला वो भी क्या हो गया, अपवर्ड, यानी वो रिलैक्स हो गया। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो रिलैक्स हो गया है, और जो हमारा वॉल्यूम था किसका, लंग्स का, वो अपने आप क्या हो गया, कम हो गया है। और जो पहले एयर अंदर आ रही थी अब वो एयर क्या हो गई, बाहर हो गई। दो सब मिलके क्या कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरेशन प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे हैं। आगे देखते हैं। We have ability to increase the strength of inspiration and expiration by the help of additional muscles of abdomen। जो हमारा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन यानी ब्रीथिंग का प्रोसेस है उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स ऑफ एब्डोमेन। अगर हम एब्डोमेन के मसल्स को यूज कर रहे हैं तो अपने आप क्या होगा, जो हमारे प्रोसेस है किसका, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का, वो क्या हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। An average a healthy human breathes 12 to 16 times a minute। यानी क्या होता है, जो एक एवरेज कोई भी एक हेल्दी इंसान जो है वो 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। The volume of air involved in breathing movements can measured by spirometer। जो हमारा एयर का वॉल्यूम है यानी ब्रीदिंग में हम कितना एयर जो अपनी बॉडी में ले रहे हैं उसका वॉल्यूम हम किससे मेजर कर सकते हैं, स्पायरोमीटर से। अब देखते हैं कौन कौन से वॉल्यूम्स होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी के। देखते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। फर्स्ट है टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जब हम कोई नॉर्मल बंदा इंसान जो सांस ले रहा है, इंस्पायर कर रहा है यानी सांस अंदर ले रहा है या सांस बाहर छोड़ रहा है, वो कितना वॉल्यूम अंदर ले रहा है और कितना वॉल्यूम बाहर छोड़ सकता है, ये क्या बताता है, हमारा टाइडल वॉल्यूम बताता है। ये अप्रॉक्स कितना होता है, 500 ml। यानी एक बार किसी ने इंसान ने सांस ली, नॉर्मल सांस ली, तो वो कितना लग रहा है, 500 ml एयर को अंदर एक बार में इंस्पायर कर रहा है, और 6000 to 8000 ml पर मिनट वो अंदर इनहेल कर सकता है या एक्सहेल कर सकता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, इसकी शॉर्ट फॉर्म है IRV, टाइडल वॉल्यूम की जैसे TV है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी इंस्पिरेशन के ऊपर है, क्या बता रहा है कि अगर कोई इंसान सांस ले रहा है तो कितनी फोर्सफुली अगर वो सांस लेता है अपनी बॉडी के अंदर तो कितना एयर वो एक बार में ले सकता है, वो हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बताता है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है हमारा वही कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एक्सपायर बाय अ हेल्दी मैन बाय अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। इसे कहने का मतलब क्या है कि ये कोई भी इंसान कितना जो वो एयर उसने पहले सक की थी वो हमने पढ़ा था इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम में कि वो कितनी फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसमें कोई भी इंसान कितने ज़्यादा फोर्सफुली एयर को एक्सपेल कर सकता है, कितनी ज़्यादा सांसें वो बाहर छोड़ सकता है। एवरेज क्या होता है, कोई भी मिनट में 1000 ml to 1100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल का मतलब ये होता है कुछ छूट गया, कुछ बचा हुआ, रिमेनिंग पार्ट। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर आ फोर्सफुली एक्सपीरेशन, यानी कि एयर में वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स, कोई भी एक्सपीरेशन करने के बाद हमारे लंग्स में कितनी एयर बच जाते हैं, वॉल्यूम में मेजर करेंगे कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स से बच जाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। एवरेज क्या है, 1100 ml to 1200 ml तक। देन हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी कितनी है कि हम कितना होल्ड कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन सी कैपेसिटीज है। फर्स्ट है हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म है IC। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर
एक पर्सन जो है कितना अंदर इंस्पायर कर सकता है, यानी कि अंदर सांस ले सकता है एक नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी किसी ने एक सांस छोड़ी उसके बाद वो नॉर्मल कितना इंस्पिरेशन कर सकता है, यानी कितना सांस ले सकता है, वो क्या कहलाती है हमारे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंक्लूड इसमें क्या होता है टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पहले हमने पढ़ा था टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वही बता रहा है टाइडल वॉल्यूम क्या, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, हमारे आईसी को कंपेयर करेगा, यानी आईसी इक्वल्स टू टीवी प्लस आईआरवी। टीवी टाइडल वॉल्यूम जिसमें क्या था कि कोई भी नॉर्मल बंदा इंसान जो है वो कितना सांस अंदर ले सकता है, यानी कितना इंस्पिरेशन कर सकता है, और आईआरवी क्या है कि कितनी अगर वो फोर्सफुली इंस्पिरेशन करे तो वो कितना फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर सकता है, वो हमारा आईआरवी। तो इन दोनों को प्लस करके होएगा हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बताएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ईसी शॉर्ट फॉर्म। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, यानी कि एक नॉर्मल इंस्पिरेशन यानी किसी ने सांस ली उसके बाद जब वो सांस छोड़ रहा है तो वो कितनी सांस छोड़ सकता है, उसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा इसमें टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि टाइडल वॉल्यूम वही कितना नॉर्मल बंदा कोई कितना सांस अंदर ले सकता है या कितना छोड़ सकता है नॉर्मली में, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी वो कितनी अगर वो फोर्सफुली एक्सपायर करे तो वो कितना एक्सपायर कर सकता है। तो ईसी इक्वल्स टू टीवी प्लस ईआरवी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एफआरसी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। जब किसी बंदे इंसान ने नॉर्मल एक्सपायर किया मतलब सांस उसने छोड़ी तो वो उसके बाद उसके लंग्स में कितनी एयर बच गई है, ये क्या कहलाती है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसमें क्या है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि उसने कितनी फोर्सफुली जो है सांस छोड़ी प्लस रिजर्व वॉल्यूम यानी कि उसके अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि उसके बाद कितनी जो है उसके अंदर रह गई, तो ये टोटल क्या कहलाती है हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। देन है हमारा वाइटल कैपेसिटी वीसी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल आफ्टर अ मैक्सिमम एफर्ट, यानी कोई इंसान कितना एफर्ट लगा यानी कि अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाकर वो कितनी एयर को अंदर ले सकता है या कितनी एयर को बाहर छोड़ सकता है, ये क्या कहलाती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। इसमें क्या होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वीसी यानी कि वाइटल कैपेसिटी, टीवी टाइडल वॉल्यूम जिसमें नॉर्मली कोई इंसान कितना सांस ले रहा है कितना छोड़ रहा है, प्लस आईआरवी यानी वो स्पीड कितनी मतलब फोर्सफुली कितना इंस्पिरेशन कर सकता है प्लस कितना फोर्सफुली वो एक्सपायर यानी कि एक्सपिरेशन कर सकता है। ये टोटल हमारी वाइटल कैपेसिटी बताती है। टोटल लंग कैपेसिटी यानी हमारे पूरे लंग की कितनी कैपेसिटी है, टीएलसी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में एकोमोडेट होती है कब, जब एक इंस्पिरेशन खत्म होता है। इंस्पिरेशन खत्म हो जब हमने सांस ली उसके बाद हमारे एयर में कितनी कैपेसिटी यानी कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रह गया है उसे कहेंगे। इंक्लूड इसमें क्या क्या है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल हमने सांस जो हम ले रहे हैं छोड़ रहे हैं वो, प्लस अगर हम बहुत फोर्सफुली अंदर सांस ले रहे हैं वो होगा वो आईआरवी, और ईआरवी यानी कि हम कोई जो बंदा जो है कितना फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ सकता है वो, प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि हमारे जो लंग्स है उसमें कितनी सांस रह गई है। या तो ये लिख सकते हैं या फिर इसके अलावा कह सकते हैं वीसी प्लस आरसी। वीसी यानी कि हमारी वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी यानी कि हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम। अब देखते हैं क्या आगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं कौन कौन सी गैसेस का सांस ले रहे हैं, हम सिर्फ एक ही गैस की सांस लेते हैं, कौन सी है वो है ऑक्सीजन, और कौन सी बाहर निकालते हैं वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड।
तो गैसेस एक्सचेंज होगा कहाँ पर होता है, ये हमारा मेनली होता है हमारा एल्वेलाई में, तो हम वहीं का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। एल्वेलाई आर दी प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो हमारी एल्वेलाई है वो क्या होती है, प्राइमरी साइट, यानी सबसे पहली जगह है जहाँ पर हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती है उसका एक्सचेंज होता है। O2 and CO2 exchange by simple diffusion based on their pressure and concentration gradient between blood and tissue। जो हमारा O2 ऑक्सीजन और CO2 जो एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं कहाँ पर, एल्वेलाई में, वो क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन के कारण होता है। और वो किस पे बेस करता है, ये उसके प्रेशर, उनके प्रेशर पर और उनके कंसंट्रेशन के बीच डिपेंड करता है कि ब्लड और टिश्यू में उन दोनों का प्रेशर या कंसंट्रेशन कितना है, इस हिसाब से वहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन होता है। इसे हम अभी आके अच्छे से समझेंगे कि आखिर प्रोसेस होता कैसे है। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन एंड सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस आर द टू मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। जो हमारा डिफ्यूजन हो रहा है किसका, CO2 और ऑक्सीजन का, उसको दो मेजर फैक्टर्स हैं जो कि उसे अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, यानी जो मेम्ब्रेन है किसकी, एल्वेलाई की, उसकी थिकनेस कितनी है, और सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, और गैस की जो सॉलिबिलिटी है किसमें, हमारे ब्लड में, वो क्या अफेक्ट करते हैं, हमारे रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। जो हमारे एल्वेलाई की लेयर है उसमें 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी, पहली लेयर है स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, सेकेंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, थर्ड एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज। 3 है, इसे जरूर याद करना कि हमारे जो एल्वेलाई होती है उसकी कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है, यानी जो हमारा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, यानी जहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है किसका, O2 और CO2 का, वहाँ पर कौन कौन सी मेम्ब्रेन काम करती है। पहला स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकेंड बेसमेंट मेम्ब्रेन और थर्ड एंडोथेलियम। टोटल थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इज अबाउट 0.2 mm। जो हमारी थिकनेस है टोटल मेम्ब्रेन की, कितनी है, 0.2 mm। हम देखते हैं इमेज, उसमें पता चलेगा कि आखिर कितनी जो है हमारी मेम्ब्रेन कैसे वर्क कर रही है, या फिर उसकी थिकनेस कैसी है, और कौन कौन सी लेयर्स जो है एल्वेलाई में वर्क करती है। तो ये हमारी जो इमेज है वो देखो क्या दिखा रहा है, ये जो है बैलून शेप का छोटा सा मैंने बना रखा है, ये हमारी एल्वेलाई है, और जो नीचे जा रही है वो क्या है, हमारी ब्लड की कैपिलरी है, यानी ब्लड की एक कैपिलरी जा रही है। इसमें जो छोटे छोटे से ये जा रहे हैं वो क्या है, हमारे RBC है, ठीक है। और ये जो लेयर ये बना रखी है मैंने यहाँ पर, ये क्या है, एल्वेलर वॉल है, यहाँ पे छोटे छोटे से ये सारे सेल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लेयर है, ये कौन सी, ये जो बीच वाली लेयर है, ये कौन सी, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये हमारी एल्वेलाई है। अब एल्वेलाई में क्या होगा, एयर, यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, यहाँ पे क्या है, पूरा हमारा लंग्स है, और लंग्स में हमारा क्या हुआ, एयर आई अंदर एल्वेलर कैविटी में, यहाँ पर जो हमारी एयर है अंदर आ गई। कौन सी एयर आई यहाँ पर, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, बहुत सारा ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन आया, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इसमें आके इकट्ठा हो गया। यहाँ पर हमारी लेयर कौन सी है, बेसमेंट लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी हमारी स्क्वैमस होगी, स्क्वैमस, बेसमेंट, और उसके बाद एंडोथेलियम। अंदर वाली लेयर इसमें क्या है, ब्लड है, एयर जो होगी, यानी जो ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, ये इस ब्लड में आके कैप्चर हो जाएगी, और जो ब्लड में जो हमारा CO2 है वो क्या हो जाएगा, वो वापस इधर आ जाएगा, कहाँ पर, हमारी एल्वेलर कैविटी में। और इस कैविटी में आने के बाद क्या हो जाएगा, ये वापस फिर वो एयर से यानी कि बाहर चला जाएगा, कहाँ, लंग्स के द्वारा, जब हम सांस छोड़ेंगे। तो हमारा ये डायग्राम था किसका, एल्वेलाई का। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, और आपकी अगर कोई भी क्वेरीज रह गई होगी या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। तो आज ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी कमेंट करना हो तो प्लीज़ आप कीजिए, कोई भी दिक्कत आए तो इसे कीजिए। थैंक यू।